नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल रिवाइंड यूट्यूब चैनल के एक न्यू लेक्चर में। आज का टॉपिक हमारा है सॉइल स्ट्रक्चर एंड क्ले मिनरोलॉजी। तो पहले हम देखते हैं सॉइल स्ट्रक्चर। व्हाट इज सॉइल स्ट्रक्चर? सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है? सॉइल स्ट्रक्चर होता है अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इन सॉइल मास। मतलब सॉइल के पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज हैं आपके सॉइल मास में, वो चीज़ आपकी कहलाती है सॉइल स्ट्रक्चर। तो सॉइल स्ट्रक्चर को, कि आपका सॉइल स्ट्रक्चर कैसा होगा, और ये आपको डिफाइन करने में दो फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसमें दो फोर्सेस होते हैं, एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स और एक होता है सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स। तो आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये होता है आपके बड़े पार्टिकल्स, जो बड़े साइज के पार्टिकल्स होते हैं इसमें प्रीडोमिनेंट होता है। और जो आपका सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ये आपका फाइन पार्टिकल्स जो आपके होते हैं, फाइन सॉइल पार्टिकल्स, उसमें ये प्रीडोमिनेंट होता है। तो इसके बेसिस पे आपके तीन तरह के सॉइल स्ट्रक्चर आ जाते हैं। पहला सॉइल आपका स्ट्रक्चर होता है सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर या कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। सिंगल ग्रेन्ड या कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, तो ये होता है आपके कोर्स सॉइल्स में, जैसे कि फाइन हो गया, जैसे कि तो आपका ग्रेवल हो गया, सैंड हो गया और आपका सिल्ट हो गया, कोर्सर सिल्ट। तो ये होता है आपका साइज ग्रेटर देन 20 माइक्रोन के लिए। आपका पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 20 माइक्रोन है तो आप में सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर या कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर मिलेगा। इसमें आपकी ग्रेविटी फोर्सेस प्रीडोमिनेंट रहती हैं और आपकी जो सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स होती है ये इनसिग्निफिकेंट होती है। इसलिए क्या होते हैं, जो आपके सॉइल पार्टिकल सेटल हो रहे होते हैं ये आपके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपने ओन वेट, अपने खुद के वेट की वजह से सेटल हो रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर, और एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आपका मेजर रोल प्ले कर रही है। अब इसमें दो तरह के अरेंजमेंट हो सकते हैं, या तो डेंस बन सकता है या तो लूज बन सकता है। तो ये आपका हो गया सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर या कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर की बात, कि ये आपके कोर्सर में होंगे 20 माइक्रोन से ऊपर वाले में ग्रेविटी फोर्सेस में प्रीडोमिनेंट रहता है। इतना चीज़ इसमें सफिशिएंट है। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे स्ट्रक्चर पे। दूसरा स्ट्रक्चर आपका होता है हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर। तो हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर जो आपका पाया जाता है वो पाया जाता है पार्टिकल साइज बिटवीन 20 माइक्रोन टू 0.2 माइक्रोन के बीच में। तो 20 माइक्रोन से 0.2 माइक्रोन के बीच में कौन कौन से पार्टिकल आ जाएंगे? आपके सिल्ट आ जाएगी, फाइन सिल्ट आ जाएगी और क्ले आ जाएगी, फाइन सिल्ट और क्ले। तो वहाँ पे आपका हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर होगा। तो हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर में दोनों फोर्सेस, अभी ऊपर वाले में क्या था, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स आपका प्रीडोमिनेंट था, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स और सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों का इक्वल इफेक्ट रहेगा। तो इक्वल इफेक्ट रहेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो आपका सेटल हो रहा होगा, और जो कॉन्टैक्ट बन रहा होगा एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल का, उसमें मेजर रोल प्ले कर रहा होगा सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स। तो अब इससे क्या होगा कि यहाँ पे आपने हनी कॉम्ब देखा होगा कि एक मधुमक्खी की छत्ते जैसा, कि मतलब बीच बीच में आपके वो गैप रहेंगे, बीच बीच में गैप रहेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, बीच बीच में गैपिंग की वजह से वाइड ज़्यादा है तो आपके क्या होगा, आपकी परमिबिलिटी भी इसकी ज़्यादा होगी। परमिबिलिटी ज़्यादा होगी जब तक सॉइल आपका अनब्रोकन है। ये आपका स्ट्रक्चर जो हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर है, जब तक ब्रोक नहीं हुआ तब तक क्या होगा, वो वाइड्स आपके वो रहेंगे ही, ज़्यादा वाइड्स हैं तो परमिबिलिटी, बड़े बड़े वाइड्स हैं, परमिबिलिटी आपकी ज़्यादा रहेगी और लोड कैरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। लेकिन जब ब्रोक हो जाएगा तो आपका दोनों चीज़ें ही कम हो जाएंगी। और आपका तीसरा स्ट्रक्चर आपका होता है फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर। फ्लॉकुलेटेड या डिस्पर्स्ड, किसी में फ्लॉकुलेटेड होगा, किसी में डिस्पर्स्ड होगा। तो फ्लॉकुलेटेड या डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर आपका जो होता है ये पाया जाता है पार्टिकल साइज लेस देन 0.2 माइक्रोन वाले में। मतलब 0.2 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल कौन कौन से होंगे? फाइन क्ले होंगे और कोलॉइड्स होंगे। तो इसमें क्या होता है, जब इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं तो पार्टिकल आपके फ्लैकी नेचर के होते हैं। फ्लैकी नेचर का मतलब क्या होगा, बहुत पतली पतली, मतलब थिकनेस बहुत कम है और लंबाई ज़्यादा है। तो ये फ्लैकी पार्टिकल्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, फिर लंबे लंबे पतले पतले पार्टिकल हैं। इसमें क्या होगा, जो इनके एजेज होंगे, एज या हेड जो बोल लो, एजेज पे इनके क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा और सेंटर पे इसके निगेटिव चार्ज होगा। तो अब इसमें क्या होगा, आपका इतने पतले और इतने हल्के पार्टिकल हैं तो इसमें क्या होगा, ग्रेविटी फोर्स आपकी जो नेग्लिजिबल हो जाएगी, और आपका जो सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स है ये प्रीडोमिनेंट हो जाएगा। मतलब सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स ही पूरा मेजर रोल प्ले कर रहा होगा। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें दो तरह से हो सकता है कि जैसे आपका आपने देखा कि क्या है, हेड पे आपके क्या पॉजिटिव चार्ज है और सेंटर पे निगेटिव चार्ज है। अब दो तरह से अरेंजमेंट हो सकता है, या तो फेस टू फेस हो, मतलब माइनस माइनस वाला फेस टू फेस भी हो सकता है। मतलब फेस टू फेस में मतलब एक के ऊपर एक ऐसे लगते जा रहे हैं। और हेड टू हेड में क्या होगा, हेड टू हेड या हेड टू फेस में क्या होगा, हेड टू फेस में क्या होगा, एक दूसरे से एंगल पे बन रहे होंगे। मतलब कि एक पार्टिकल का फेस दूसरे पार्टिकल के हेड से मिल रहा होगा। तो इस तरह के जब एक पार्टिकल का हेड दूसरे के फेस से मिल रहा होगा और इसी तरह से जब कॉन्टिन्यूड होगा तो क्या होगा,
एक रैंडम अरेंजमेंट बनेगा, एक रैंडम अरेंजमेंट बनेगा, और वो अरेंजमेंट में क्या होगा, बीच में वाइड्स ज़्यादा होंगे, बड़े बड़े वाइड्स होंगे, तो उसमें परमेबिलिटी ज़्यादा होगी, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और कंप्रेसिबिलिटी आपकी कम होगी, जब तक अनब्रोकन है। ये आपका हो गया, ये फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर में होता है। तो इसमें क्या होता है, फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपका नेट फोर्स अट्रैक्टिव होता है। मतलब होता क्या है, यदि आपका ये आपका बन रहा है, डिफरेंट अरेंजमेंट हो रहा है आपके फ्लैगी पार्टिकल्स के हेड टू फेस से डिफरेंट अरेंजमेंट हो रहा हो, तो क्या होगा, या तो नेट फोर्स अट्रैक्टिव आएगा यानी पॉजिटिव आएगा, या नेट फोर्स क्या आएगा आपका रिपल्सिव आएगा। तो ये नेट फोर्स पॉजिटिव मतलब आपका नेट फोर्स आपका अट्रैक्टिव आता है तो आपका होता है फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर, और नेट फोर्स जब आपका रिपल्सिव आता है तो आपका होता है डिस्पर्स स्ट्रक्चर। तो फ्लोकुलेटेड में क्या होता है कि आपका हेड टू हेड, ये हेड टू हेड भी हो सकता है किसी किसी केस में, वैसे मेजरली होता है आपका हेड टू फेस अरेंजमेंट। हेड टू फेस भी बोल सकते हो, या हेड को एज भी बोल सकते हो, एज टू फेस अरेंजमेंट भी बोल सकते हो। और ये बता ही दिया कि भाई यदि अनब्रोकन यदि जब रहता है आपका फ्लोकुलेटेड तो आपका परमेबिलिटी ज़्यादा होती है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, कंप्रेसिबिलिटी उसकी कम होती है। और ये पाया कहाँ जाता है, इसका एग्जाम्पल है आपका मरीन क्ले मतलब जो आपके सी कोस्टल एरिया में जो है, सी कोस्टल एरिया में जो क्ले पाई जाती है वो वहाँ जो, क्योंकि क्या होगा, सॉल्ट आयन कंसनट्रेशन भी होगा और डिस्टर्बेंस भी होगा। तो सॉल्ट आयन कंसनट्रेशन और डिस्टर्बेंस है तो आपके रैंडम अरेंजमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए मरीन क्ले जो होता है उसमें फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर होता है। जबकि डिस्पर्स स्ट्रक्चर में क्या है, नेट फोर्स रिपल्सिव है और फेस टू फेस अरेंजमेंट है, और इसमें स्ट्रेंथ इसका लोअर होता है, परमेबिलिटी इसकी कम होती है, और कंप्रेसिबिलिटी इसकी हाई होती है। एग्जाम्पल इसका होता है लैकोस्ट्रीन क्ले। लैकोस्ट्रीन का क्ले मतलब होता है जो लेक में, जो आपके लेक में सस्पेंशन से जो बनता है डिपोजिशन से, वो होता है आपका लैकोस्ट्रीन क्ले। तो लेक में आपने देखा होगा कि भाई स्टिल वाटर होता है और फ्रेश वाटर होता है, यानी कि उसमें आयंस नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें जोनल सेटलमेंट होगा, मतलब एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर आ रही होगी। तो इससे क्या होगा कि आपके वाइड्स इसमें कम हो जाएंगे, तो क्या होगा, परमेबिलिटी कम होगी और कंप्रेसिबिलिटी हाई होगी, और स्ट्रेंथ इसका लोअर होगा एज कम्पेयर टू फ्लोकुलेटेड। तो आपका ये हो गया सॉइल स्ट्रक्चर का, कि आपका सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर या कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर क्या होते हैं, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर कब होगा, और क्या इसमें चीज़ें होती हैं, फ्लोकुलेटेड और डिस्पर्स में क्या होता है। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं कंपोजिट सॉइल पे। ये तो आपकी वैसी सॉइल हो गई जो आप सिंगल मतलब एक तरह के सॉइल हैं, लेकिन जैसे आपका सैंड का सैंड था, क्ले का क्ले था, आपका ग्रेवल है, अलग अलग है सब। लेकिन जो कंपोजिट सॉइल होती है, कंपोजिट सॉइल में क्या होता है, फाइन ग्रेन्ड और कोर्स ग्रेन्ड मिक्स होता है। तो अब स्ट्रक्चर जो होता है कंपोजिट सॉइल का, इस पर डिपेंड करता है कि आपका रिलेटिव प्रोपोर्शन कितना है कोर्स ग्रेन्ड या फाइन ग्रेन्ड का, मतलब कि फाइन ग्रेन्ड ज़्यादा है कि कोर्स ग्रेन्ड ज़्यादा है। यदि तो इसके हिसाब से दो तरह की मैट्रिक्स बनती है। एक कंडीशन क्या हो सकती है, एक कंडीशन में कोर्स ग्रेन्ड ज़्यादा हो फाइन ग्रेन्ड से, एक कंडीशन में आपका फाइन ग्रेन्ड ज़्यादा हो कोर्स ग्रेन्ड से। तो इस तरह से आपके दो स्ट्रक्चर आते हैं, एक आता है आपका कोहेसिव मैट्रिक्स स्ट्रक्चर और एक आता है आपका कोर्स ग्रेन्ड स्केलेटन स्ट्रक्चर। तो कोहेसिव मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो आपका होता है, कोहेसिव मैट्रिक्स नाम से ही पता है कि कोहेसिव सॉइल ज़्यादा है, यानी कि फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स इसमें ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स। तो आप इसमें क्या होगा कि फाइन ग्रेन्ड ज़्यादा होंगे और कोर्स ग्रेन्ड इसमें बीच बीच में कहीं कहीं होंगे, बीच बीच में आपके कोर्स ग्रेन्ड कहीं कहीं रखे होंगे, उनके बीच में एक दूसरे में कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा होगा। तो फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स आप इसमें लोड बेरिंग मेंबर की तरह एक्ट कर रहे होंगे। और फाइन ग्रेन्ड आपका पता ही है कि फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स में आपका क्या होता है, वाइड जो होता है, वाइड रेशियो ज़्यादा होता है ना फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स में, तो वाइड रेशियो भी ज़्यादा होता है और कंप्रेसिबिलिटी भी आपकी फाइन ग्रेन्ड वालों की ज़्यादा होती है। तो ये वही प्रॉपर्टी आपका कोहेसिव मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में भी आ जाएगी कि आपका फाइन ग्रेन्ड इसमें मोर होता है, फाइन ग्रेन्ड होगा तो इसमें फिर वाइड रेशियो भी ज़्यादा होगा और हाईली कंप्रेसिबल सॉइल होगा। दूसरा आपका स्ट्रक्चर हो गया कंपोजिट का कोर्स ग्रेन्ड स्केलेटन स्ट्रक्चर। नाम से पता है कि कोर्स ग्रेन्ड स्केलेटन स्ट्रक्चर है, इसका मतलब कि कोर्स ग्रेन्ड जो है वो सॉइल इसमें ज़्यादा, वही इसका स्केलेटन यानी उसका कंकाल जो उसका ढांचा तैयार कर रहा है वो कोर्स ग्रेन्ड है। तो कोर्स ग्रेन्ड ढांचा तैयार कर रहा है, उसके बीच बीच में जो वाइड छूट रहे हैं उस वाइड्स को फिल कर रहा है आपका फाइन ग्रेन्ड। तो कोर्स ग्रेन्ड में पहले से ही वाइड कम होते हैं, वाइड रेशियो कम होती है, अब जो बचे वाइड उसको भी फिल कर दिया आपका फाइन ग्रेन्ड ने, तो इसकी अल्टीमेटली जो वाइड रेशियो हो गई बहुत ही कम हो गई। तो बहुत कम हो गई तो इसकी क्या होगी, कंप्रेसिबिलिटी बहुत लो हो जाएगी। और कोर्स ग्रेन्ड आपका जो है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल इसमें जो होंगे आपके कोर्स ग्रेन्ड पार्टिकल्स जो होंगे वो एक्ट करेंगे एज ए लोड बेरिंग मेंबर, तो रिजल्ट इन लो कंप्रेसिबल सॉइल। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, आपका जो हो गया नॉर्मल सॉइल्स का स्ट्रक्चर हो गया जो आपके सिंगल सॉइल थे अलग अलग, और कंपोजिट सॉइल का हो गया स्ट्रक्चर।
अब आ जाते हैं हम क्ले मिनरोलॉजी पे। एक डिफरेंट टॉपिक है क्ले मिनरोलॉजी, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऊपर वाले भी इंपॉर्टेंट थे, जितना इसमें लिखा है उतना ही पूछा जाता है, उससे बाहर कुछ नहीं आता है। तो आपको सिर्फ इतना ही देखना है। मैंने थोड़ा सा इसमें छोटा छोटा लिख दिया है, तो अपने हिसाब से आप इसको चाहे तो दूसरी जगह भी लिख सकते हो अपना आप अच्छे से, लेकिन इतना ही लिखना है, इससे दूर का इसके बाहर का कुछ आता नहीं है, तो इतना ही लिखना। तो अब चलते हैं हम क्ले मिनरोलॉजी पे। क्ले मिनरोलॉजी में क्या होता है? क्ले मिनरोलॉजी जो होता है, मतलब क्ले में 3 तरह के क्ले मिनरल होते हैं, कैलोनाइट, मोंटमोरिलाइट और इलाइट। तो हमें देखना कि ये मिनरल्स कैसे बनते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, क्या बेसिक यूनिट होती है और क्या क्या इसके प्रॉपर्टीज होते हैं, यही हमें क्ले मिनरोलॉजी में देखना है। तो क्ले के मिनरल्स में क्या क्या होता है। तो क्ले मिनरल जो बनते हैं, क्ले मिनरल बनते हैं, ये बनते हैं दो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, या उनको फंडामेंटल यूनिट भी बोल सकते हो, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक बोल सकते हो। उन 2 बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट से आपका सारे क्ले मिनरल बनते हैं। तो 2 बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होते हैं? एक होता है आपका सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट और एक होता है आपका ऑक्टाहेड्रल यूनिट। तो सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट क्या होता है? टेट्राहेड्रल मतलब क्या हो गया? मतलब कि 4 फेस हो गए, मतलब उसमें आपके आपने देखा होगा कि टेट्राहेड्रल में क्या होता है? टेट्राहेड्रल का मतलब होता है जो उसका नीचे क्या क्या कहते हैं, मतलब नीचे एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के ऊपर फिर क्या है, 4 फेसेस, एक एक मतलब एक साइड पे एक फेस, दूसरे साइड पे एक फेस, एक ट्रायंगल, तीसरे साइड पे एक ट्रायंगल, ये बना होता है। जैसे आप इसमें फिगर में देख सकते हैं, ये आपका टेट्राहेड्रल यूनिट है। तो ये टेट्राहेड्रल यूनिट में आप देख रहे होंगे कि आपके जो कॉर्नर कॉर्नर पे हैं, कॉर्नर पे ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, कॉर्नर पे ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, और सेंटर में आपका सिलिका प्रेजेंट है, सिलिका एटम प्रेजेंट है। सिलिका पे क्या होता है? सिलिका पे आपका +4 चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे आपका -2 चार्ज होता है। लेकिन जो आपका अपेक्स का एटम है, अपेक्स का जो आपका टॉप का जो ऑक्सीजन एटम है, वो किसी से शेयर नहीं होता, वो सिर्फ आपका इसी वाले ये मतलब एक सिंगल टेट्राहेड्रल यूनिट का ही पार्ट होता है। जबकि आपके जो लोअर वाले हैं, लोअर के जो नीचे वाले प्लेन में आपके 3 दिख रहे हैं, नीचे वाले प्लेन में जो आपके 3 ऑक्सीजन एटम दिख रहे हैं, ये 2 टेट्राहेड्रल यूनिट के बीच में शेयर होता है, मतलब 2 टेट्राहेड्रल यूनिट शेयर करते हैं एक दूसरे को। तो एक पे -2 होता है, तो 2 ने शेयर कर लिया, तो एक पे नेट कितना आया? -1 आया। तो यानी कि ऊपर वाले पे, टॉप वाले पे -2 होगा और नीचे वाले जो 3 है उसमें -1 -1 -1 होगा। तो नेट चार्ज क्या आ जाएगा? सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट पे नेट चार्ज जो आ जाएगा आपका, नेट चार्ज आ जाएगा आपका, क्या होगा? -2 -1 -1 -1 -5 ये हो गया, और SI पे +4 था, यानी कि आपका इस यूनिट पे नेट चार्ज क्या आ गया? -1 आ गया ना। और इसका सिंबल जो आपको किस सिंबल से डिनोट किया जाता है? ये डिनोट किया जाता है आपका ट्रेपेजियम से। अब यही टेट्राहेड्रल यूनिट जब आपके बहुत सारे टेट्राहेड्रल यूनिट एक साथ जुड़ जाएंगे, तो उसको बना लेंगे वो टेट्रा, मतलब आपका सिलिका सीड बना लेंगे, तो उसी को फिर हम सिलिका सीड बोल देंगे। ठीक है, ये आपका ट्रेपेजियम से डिनोट होता है, इसका सिंबल होता है ट्रेपेजियम। तो ये ट्रेपेजियम आपका है। ठीक है, दूसरा आपका यूनिट है ऑक्टाहेड्रल यूनिट। तो ऑक्टाहेड्रल यूनिट क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल यूनिट में क्या होता है? ऑक्टा मतलब क्या होता है? 8। तो टेट्राहेड्रल में आपके 4 फेस थे, मतलब 4 ट्रायंगुलर फेस थे आपके, आपने देखा होगा 4 ट्रायंगुलर फेस थे। और इसमें ऑक्टाहेड्रल वाले में क्या होगा? 8 फेस होगा। अब ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है कि जैसे एक टेट्राहेड्रल ऊपर और उसके नीचे फिर एक टेट्राहेड्रल लगा दो, मतलब ऊपर एक टेट्राहेड्रल है, नीचे एक टेट्राहेड्रल लगा दो, तो क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा कि नहीं? ऑक्टाहेड्रल शेप बन जाएगा। तो वही होता है आपका ऑक्टाहेड्रल शेप। तो होता क्या है? तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है कि यहाँ पे जो बीच में रहेगा, बीच में क्या होगा? 4 तो इसके बीच वाले प्लेन में होंगे 4, जैसे यहाँ पे 3 है ना इस प्लेन में, वहाँ फिर 4 होंगे, क्योंकि आपको 4 फेस बनाना होगा ना, 8 आने चाहिए, तो 4 फेस होगा। तो 4 तो आपके हो जाएंगे, 4 आपके हो जाएंगे बीच वाले प्लेन में, बीच वाले प्लेन में आपके 4 एटम हो जाएंगे। इसमें क्या होता है? हाइड्रोक्सिल एटम होता है। जैसे आपने सिलिका वाले में क्या था? ऑक्सीजन एटम था। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वाले में आपके हो गए, ऑक्टाहेड्रल में आपके हाइड्रोक्सिल एटम होंगे, OH नेगेटिव वाले, OH नेगेटिव वाले एटम होंगे। तो अब यहाँ पे क्या होता है? बीच में 4 और ऊपर 1 और नीचे 1, बीच में 4 ऊपर 1 और नीचे 1 होता है। तो अब इसमें क्या होते हैं? सारे जो आपके OH नेगेटिव वाले एटम होते हैं, ये आपके होते हैं, ये आपके जो आपके होते हैं 3-3 से शेयर रहते हैं, मतलब 3 ऑक्टाहेड्रल यूनिट के बीच में ये शेयर रहता है। 3 ऑक्टाहेड्रल यूनिट के बीच में शेयर रहेगा आपका एक OH नेगेटिव वाला एटम। तो OH नेगेटिव पे एक सिंगल पे क्या होता है? -1 चार्ज होता है। तो -1 चार्ज होता है, तो क्या हो गया? 6 पे क्या हो गया? -3, और 6 पे -3 हो गया। और जब ये मतलब
एक तीन तीन से जब क्या कहते हैं, तीन के साथ एक वो है शेयर है, तीन टेट्रा ऑक्टाहेड्रल यूनिट के साथ शेयर है, तो नेट चार्ज एक पे क्या आ गया, नेट चार्ज आ गया, क्या आ गया आपका -2 आ गया। तो -2 तो ये हो गया निगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम में यदि आपका हो सकता है एल्युमिनियम हो सकता है, या फिर आपका मैग्नीशियम हो सकता है, या आपका हो सकता है फेरस, फेरस या फेरिक एटम। तो जनरली आपका एल्युमिनियम रहता है, तो एल्युमिनियम पे क्या होता है, एल्युमिनियम पे आपका होता है +3 चार्ज, एल्युमिनियम पे आपके होते हैं +3 चार्ज। तो क्या हो गया, नेट चार्ज इस पर क्या आ गया, नेट चार्ज आ गया +1, क्योंकि एल्युमिनियम का +3 और OH नेगेटिव की वजह से नेट आ रहा था आपका -2, तो आपके टोटल चार्ज क्या आ गया, +1 आ गया। तो इसका नेट चार्ज आपका +1 होता है। और ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट जो सेंट्रल एटम होते हैं उसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट नाम पड़ते हैं। आपका यदि एल्युमिनियम है, सेंट्रल एटम आपका एल्युमिनियम है, तो आपके उसका नाम होगा गिब्साइट सीट। सेंट्रल एटम एल्युमिनियम है तो उसका नाम होगा गिब्साइट सीट, मैग्नीशियम है तो उसका नाम होगा ब्रूसाइट सीट, और यदि आयरन है तो उसका नाम होगा फेराइट सीट। दो इंपॉर्टेंट है वाले, एल्युमिनियम को गिब्साइट सीट बोलते हैं, मैग्नीशियम में बीच में है तो ब्रूसाइट सीट बोलते हैं। ये याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल यूनिट जो आपके होते हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं बाई रेक्टेंगल, यानी ऑक्टाहेड्रल आपका रिप्रेजेंट किया जाता है बाई रेक्टेंगल। ठीक है, तो आपके सिलिका टेट्राहेड्रल हो गया और ऑक्टाहेड्रल यूनिट हो गया। अब इसी तरह से अब ये डिफरेंट डिफरेंट अब क्या होंगे, सिलिका और सिलिका सीट हो गई और आपकी गिब्साइट सीट हो गई। अब यही सिलिका और गिब्साइट सीट क्या होंगे, क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप से अरेंजमेंट करके ये तीनों क्ले मिनरल बनेंगे, केओलोनाइट, मोंटमोरलाइट और इलाइट, ये उसी तरह से बनेंगे। तो हम देखते हैं डिफरेंट क्ले मिनरल्स में, पहला देखते हैं हम केओलोनाइट। तो केओलोनाइट में क्या होता है, केओलोनाइट में एक जो आपका रेक्टेंगल वाला है, रेक्टेंगल डिनोट कर रहा है आपका गिब्साइट सीट, यानी कि ऑक्टाहेड्रल एल्युमिनियम सीट को डिनोट कर रहा है। और जो आपका ट्रेपेजियम वाला है, ट्रेपेजियम वाला है, ये आपका डिनोट कर रहा है सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट को। तो अब इसमें क्या होता है, एक गिब्साइट सीट केओलोनाइट में, एक गिब्साइट सीट आपका प्रेजेंट होता है एक सिलिका सीट के ऊपर। तो और ये तो इनका थिकनेस जो होता है वो होता है 7 एंगस्ट्राम, मतलब कि ये एक यूनिट जो होता है, यूनिट का थिकनेस आपका होता है 7 एंगस्ट्राम होता है। और एक दूसरे से, अब इसमें इसी तरह के कई सारे यूनिट एक दूसरे के ऊपर रखे होंगे, मतलब ये जिप्सम, ये क्या कहते हैं आपका गिब्साइट और सिलिका सीट है, फिर नीचे एक गिब्साइट सिलिका सीट होगा, फिर नीचे गिब्साइट सिलिका सीट होगा, और अगल बगल भी ऐसे होंगे। तो इसी तरह से ये जुड़े होंगे एक दूसरे से। अब एक दूसरे से जोड़ने के लिए क्या होता है, मतलब एक यूनिट, ये तो एक यूनिट हो गया, मतलब एक गिब्साइट और एक सिलिका मिला के ने एक यूनिट बना लिया। अब ये यूनिट दूसरे यूनिट से जो जुड़ेगा वो जुड़ेगा आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो वाटर को परमिट नहीं करेगा लैटिस के अंदर घुसने के लिए, तो वाटर आपका लैटिस के अंदर नहीं घुस पाएगा। तो इसमें क्या होता है, स्वेलिंग और श्रिंकेज जो होता है लेस होता है, स्वेलिंग और श्रिंकेज भी लेस होता है, और एक्टिविटी भी कम होती है। एक्टिविटी इसकी होती है 0.4 टू 0.5 के बीच में। एक्टिविटी लिखा नहीं है, आप नोट कर लीजिएगा, एक्टिविटी इसकी होती है 0.4 टू 0.5 के बीच में। और अब इसमें देखो कि आप गिब्साइट पे क्या होता है, गिब्साइट पे आपका +1 चार्ज होता है और सिलिका वाले पे -1 चार्ज था। तो दोनों के क्या हो गया, +1 -1 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिकली आपका न्यूट्रल आ गया। तो आपका जो केओलोनाइट होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन ये तो मान लो रेनी सीजन में आप वाटर आ गया यहाँ पे, तो वाटर में फिर ये वाटर आने पे फिर ये इलेक्ट्रिकली निगेटिव भी हो सकता है, चांसेस उसके भी हैं। तो एग्जांपल क्या होता है, एग्जांपल होता है चाइना क्ले होता है, हैलोसाइट होता है। तो एग्जांपल भी देख ही लो कि चाइना क्ले और हैलोसाइट इसके एग्जांपल होते हैं। तो आपका केओलोनाइट में आपने क्या पढ़ लिया कि भाई गिब्साइट और सिलिका एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं, 7 एंगस्ट्राम का इनका होता है, मतलब एक यूनिट का थिकनेस होता है, एक यूनिट दूसरे यूनिट से जुड़ा होता है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड से, वाटर को परमिट नहीं करता है एंटर करने के लिए, इसलिए लेस स्वेलिंग और श्रिंकेज होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, और चाइना क्ले और हैलोसाइट इसका एग्जाम्पल है। और टोटल थिकनेस जो होती है इसकी, केओलोनाइट की टोटल थिकनेस होती है 500 से 2000 नैनोमीटर के बीच में, मतलब 500 से 2000 नैनोमीटर के बीच में ये केओलोनाइट की थिकनेस होती है, टोटल थिकनेस। ये यूनिट की नहीं हो रही है, ये टोटल थिकनेस की बात हो रही है, जब डिफरेंट बहुत सारे यूनिट जुड़ जाएंगे तब। और मोंटमोरलाइट, अब आ जाते हैं मोंटमोरलाइट में। तो मोंटमोरलाइट आपका जो होता है वो होता है कि इसमें एक गिब्साइट सीट, आप देख रहे होंगे एक गिब्साइट सीट दो सिलिका सीट के बीच में सैंडविच्ड है, मतलब उनकी बीच में है। तो इसमें एक ऊपर सिलिका सीट होगा, बीच में गिब्साइट सीट, और फिर उसके नीचे भी एक सिलिका सीट होगा, और ये तीनों का थिकनेस जो होगा मिलके वो होगा 10 एंगस्ट्राम, मतलब एक यूनिट का थिकनेस 10 एंगस्ट्राम होगा।
और इसमें क्या होता है, अब ये यूनिट दूसरे यूनिट से जो जुड़ता है वो जुड़ता है वीक वाटर बॉन्ड से। मतलब वाटर बॉन्ड होते हैं जिनसे ये जुड़ता है। अब देखो भैया वाटर बॉन्ड वीक है। अब ये वाटर यदि आएगा तो वाटर अब बाहर से आता तो क्या होगा, इजीली डिस्प्लेस कर देगा इसको। तो इजीली डिस्प्लेस कर देगा, इसलिए क्या होता है इसमें हाई स्वेलिंग और श्रिंकेज होता है। हाई स्वेलिंग और श्रिंकेज होता है और एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है। ये आपने माउंट मॉर्गनसाइट के बारे में बहुत पहले से पढ़ा होगा कि माउंट मॉर्गनसाइट की आपकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है। ये एक्टिविटी होती है 1 to 7 के बीच में। और हाईली कोलेप्सिबल सॉइल भी होता है, ये भी आपको पता होगा। कंप्रेसिबिलिटी भी इसकी ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आपको पता ही होगा, बहुत बार पढ़ा है कि एग्जाम्पल इसका ब्लैक कॉटन सॉइल होता है। ब्लैक कॉटन सॉइल इसका एग्जाम्पल है। अब हो गया आपका, क्या हो गया, कैलोनाइट हो गया, माउंट मॉर्गनसाइट हो गया। अब चलते हैं इलाइट पे। इलाइट आपका बीच का है, मतलब एक एक्सट्रीम पे आपका कैलोनाइट था, सारी अच्छी प्रॉपर्टी वाले। माउंट मॉर्गनसाइट में सारी ख़राब प्रॉपर्टी वाली थी। इलाइट क्या है, बीच का है। तो इलाइट में क्या होता है, स्ट्रक्चर आपका देखोगे, स्ट्रक्चर इसका सेम ही होता है। मतलब स्ट्रक्चरल यूनिट जो है इसका है, ये सेम ही है। जैसे माउंट मॉर्गनसाइट का स्ट्रक्चरल यूनिट था वैसे ही इलाइट का भी है। बस इसमें होता क्या है, चेंज क्या होता है, चेंज होता है कि जो आपका सिलिका है, तो सिलिका सीड में क्या होता है, सिलिका की जगह सेंट्रल एटम में जहाँ टेट्राहेड्रल यूनिट में सिलिका था, उसकी जगह पे आपका आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। अच्छा, आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन नहीं बताया। आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि यदि आपका सेंट्रल एटम को बदल के, सेंट्रल एटम को रिप्लेस करके कोई दूसरा एटम उसकी जगह पे आ जाए, तो इस तरह के सब्स्टिट्यूशन को हम बोलते हैं आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन। तो वही सब्स्टिट्यूशन यहाँ होता है, सिलिका की जगह पे एल्युमिनियम आ जाता है। सिलिका की जगह एल्युमिनियम हो जाता है और ये रिप्लेसमेंट लगभग 20% या 20% से ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे इलाइट शीट फॉर्म होता है। और इलाइट शीट में फिर एक दूसरे के बीच जो बॉन्डिंग होती है, अब इसको क्या करेगा, सिलिका पे +4 था और एल्युमिनियम पे +3 होता है। तो अब एक +1 कम हो गया ना, एक +1 कम हो गया, तो इसकी वजह से जो निगेटिव चार्ज आएगा उसको बैलेंस करने के लिए आपका पोटेशियम आयन होता है। पोटेशियम आयन पे क्या होता है, 1+ चार्ज होता है, के पे +1 चार्ज होता है। तो के चार्ज आपका आके, के पार्टिकल मतलब के एटम आके आपका बैलेंस करता है, के आयन आके उसको। तो अब वही के आयन आके आपका फिर आयनिक बॉन्ड भी बनाता है, आयनिक बॉन्ड या के बॉन्ड। तो इसमें दोनों स्ट्रक्चरल यूनिट, मतलब एक स्ट्रक्चरल यूनिट दूसरे स्ट्रक्चरल यूनिट से आयनिक बॉन्ड से बंधा होता है। आयनिक बॉन्ड या उसको के बॉन्ड भी बोल सकते हो। तो आयनिक बॉन्ड जो आपका होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से तो कमज़ोर होता है, लेकिन वाटर बॉन्ड से अच्छा होता है। वाटर बॉन्ड से अच्छा है, इसलिए इसकी जो स्वेलिंग, क्या कहते हैं, स्वेलिंग या श्रिंकेज होगी, वो कैलोनाइट से तो ज़्यादा होगी लेकिन माउंट मॉर्गनसाइट से कम होगी। इसका मतलब इसमें इंटरमीडिएट में होगा, यानी इंटरमीडिएट स्वेलिंग और श्रिंकेज होगी और एक्टिविटी भी इंटरमीडिएट रहेगी 0.5 to 1 के बीच में। एक्टिविटी किसकी कितनी थी, कैलोनाइट की थी 0.4, कैलोनाइट की आपकी थी 0.4 to 0.5, इलाइट की आपकी आ गई, इलाइट की आ गई 0.5 to 1, और माउंट मॉर्गनसाइट की थी 1 to 7। और एग्जाम्पल इसका क्या होता है, एग्जाम्पल होता है लेटेराइट। और टोटल थिकनेस जो होता है, टोटल थिकनेस इसका होता है 30 नैनोमीटर, और माउंट मॉर्गनसाइट में यही टोटल थिकनेस था 3 नैनोमीटर। ठीक है, तो आपके ये क्ले मिनरोलॉजी वाला पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। क्ले मिनरोलॉजी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया और आपके स्ट्रक्चर वाले पार्ट भी कंप्लीट हो गए। सॉइल स्ट्रक्चर और क्ले मिनरोलॉजी आराम से कंप्लीट हो गया। अब आपके लगभग 3 लेक्चर का और बचा सॉइल। 3 लेक्चर में आपके कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, 3 लेक्चर में आपकी जो चीज़ें आ सकती हैं वो आ सकता है आपका एक सॉइल क्लासिफिकेशन बचा है। तो सॉइल क्लासिफिकेशन में ही हम आपको जो सोल ऑफ सॉइल के फार्मूले हैं वो भी बता देंगे। एक लेक्चर में आपका हो जाएगा सीपेज एनालिसिस ऑफ फ्लोनेट, और एक लेक्चर में आपका हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप हो जाएगा। और फिर एक जो लास्ट है आपका, क्या बोलते हैं उसको, वो जो स्टेबल करने का, सॉइल को स्टेबल करने के लिए जो मेथड्स होते हैं वो सब चीज़ें हम पढ़ लेंगे। जैसे बोरिंग वगैरह, उसमें बोरिंग वगैरह वाले मेथड्स हैं या सैम्पलिंग के मेथड्स हैं, वो सब चीज़ें हम उसमें पढ़ लेंगे। तो अब आपका लगभग 3 यूनिट और, यानी 3 लेक्चर की चीज़ें और बची हैं। 3 लेक्चर में आपका ये ख़त्म हो जाएगा। तो ठीक है, आप पढ़ते रहिए और PDF के लिए आप ज्वाइन करिए इसका सिविल डिवाइन टेलीग्राम चैनल, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए इसको, अपने यार दोस्तों को दिखाइए सबको, और ज्वाइन करवाइए चैनल। ठीक है, तो अच्छा रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए भैया आप लोग। ठीक है, हम आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।